हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान से हॉलैंड का सफ़र। एपिसोड 6 में अब हम बेसिकली डच कल्चर के बारे में बात करेंगे, स्पेशली वो पार्ट्स डच कल्चर के जो कि हमें पता नहीं थे, बट आई थिंक आपको यहाँ पे रहने के बाद ही पता चलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो कि सही नहीं है। दे आर नॉट रियली एक्यूरेट representation of the Dutch culture, but they do exist. तो एपिसोड 5 तक जब हमने डिस्कस किया कि आप वीज़ा का प्लान किस तरह कर सकते हैं, वीज़ा किस तरह लगवाते हैं, स्पॉन्सर कौन होता है और आने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अब एपिसोड 6 से ऑनवर्ड्स हम बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने के प्लान के बारे में और लॉन्ग टर्म जो आपको निटी-ग्रिटी डिटेल्स जिनके बारे में आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस एपिसोड में मेरे साथ इकरा है। हाय इकरा। Hello everyone, I hope you all are doing great. तो इस एपिसोड में हम बेसिकली डच कल्चर के बारे में, डच लैंग्वेज के बारे में और उस Speaking डच language, yeah. एग्जैक्टली और उस लैंग्वेज की वजह से जो बैरियर्स आते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो बैरियर्स आते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक डच लैंग्वेज और डच एटिकेट्स की वजह से जो चीज़ें इनकी डिफरेंट हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट, लेट्स जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, कि डच डायरेक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो आपके मुंह पे हर चीज़ बोल देते हैं। हाउ डू यू थिंक अबाउट इट इकरा? Yeah, I heard it, but I didn't realize what it exactly mean until I experienced it in many scenarios. तो it's just like जो हमें फर्स्ट बुक मिली थी, जो जिशान के रिक्रूटर ने हमें फर्स्ट मीटअप में दी थी, to know more about Dutchies. It's a very helpful book. We will add it there as well. But there was mention of this thing in the first chapter कि डचीज बहुत डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हर बात आपके मुंह पर बोल देते हैं। तो मुझे लगता था भाई ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता था, लोग डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते थे, सही बात ही बताते थे। लेकिन या यू विल एक्सपीरियंस इट वंस यू विल बी हियर, या आपके किसी भी तरह से डचीज के साथ आपके कांटेक्ट होंगे तब। तो सो या आई एग्री। उस बुक का नाम था द अनटचेबल्स, और उसका पॉइंट ये था कि जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए डच कल्चर या डच सोसाइटीज़ को थोड़ा सा डिकोड करने का उसमें प्रोसेस था, और उसमें रियल वर्ल्ड स्टोरीज़ थी। लाइक फॉर एग्जांपल, एक स्टोरी जो मैंने उसमें से रियली इन्जॉय की थी वो ये थी कि एक टिकट करवाई एक कपल ने, वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे और उस कपल को बेसिकली उन्होंने अपग्रेड कर दिया बिज़नेस क्लास के लिए। वो बिज़नेस क्लास में चले गए। बिज़नेस क्लास में उन्होंने सबको जो ड्रिंक्स वगैरह ऑफ़र की, इनको भी ड्रिंक्स ऑफ़र की, तो इन्होंने उसी तरह, क्योंकि ये अपग्रेडेड क्लास में थे, इन्होंने वो ड्रिंक्स एक्स्ट्रा मांग ली उनसे कि आप हमें ये काइंडली एक एक्स्ट्रा ड्रिंक दे दें। तो जो स्टूवर्डेस थी वो वापस गई और वो लिस्ट लेकर आई कि ये सब लोग हैं जो कि अपग्रेडेड क्लास में बैठे हुए हैं, अपग्रेडेड केबिन में, और इन सब ने पे किया है, इनको हम इसलिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपने पे नहीं किया तो आपको हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे। और उस बुक में लिखा हुआ था कि द लेडी फेल्ट वेरी बैड, कि मतलब ठीक है तुम नहीं दो, ऐसे बताओ, श्योर तो नहीं करो पूरे केबिन के अंदर कि आपने पे नहीं किया, आपको फ्री में हमें अपग्रेड दी है। तो अगर इसी स्टोरी को हम देखें और इस डच डायरेक्टनेस को देखें, आई थिंक जिस चीज़ को मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में होता है ना, वो डायरेक्टनेस नहीं है, वो बेसिकली शुगर कोटिंग है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ आई डोंट नो कि क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकती हैं। यूल बी लाइक अभी नहीं है, अगले हफ्ते मेरा कमेटी निकलेगी या सैलरी आएगी तो मैं अगले हफ्ते दे दूँगी। अब आपके माइंड में आ गया है कि इसने मेरे से 10,000 रुपये लेने हैं, मैंने आपको कहा अब मैं आपको अगले हफ्ते कॉल करता हूँ, आप मेरी कॉल ही नहीं उठाती, या आप कॉल उठाती हैं मुझे कोई और गोली करवा देती हैं, जिस तरह हमारे पंजाब वाले साइड पे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, तो आप मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाई रखती हैं। आप मुझे ये नहीं कहती कि मैंने 10,000 नहीं देने, या मेरे पास नहीं है, या मैं क्यों दूँ। तो जो डच डायरेक्टनेस है वो बेसिकली ये एक कल्चर है कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ देनी है तो मैंने देनी है, अगर नहीं देनी तो नहीं देनी। इट्स वेरी सिंपल। इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। मे बी पाकिस्तान में जो बड़े सेक्टर हैं, उसमें अगर आप, या प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ ऐसे ऑफिसेज वगैरह हैं जहाँ मे बी आपको डायरेक्टनेस मिले, आपको स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मिले, लेकिन हियर एवरीवेयर इट इज़ लाइक दैट। जहाँ पर भी एग्जैक्टली। आप डची से कांटेक्ट में आएंगे, यू विल फील एंड फेस दैट।
बिकॉज़ आई रिमेंबर मुझे किसी ने बताया था अगर आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करके जीपी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो डेफ़िनेटली दे कैन रेफ़र यू टू मेन हॉस्पिटल। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ऐसा होता है कि हर फैमिली का एक जीपी असाइन्ड होता है और इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो, और उसके बाद अगर वो कोई इशू ऐसा है जो कि जीपी के एड्रेस करने के बावजूद भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ, तो देन दे रेफ़र यू टू मेन डॉक्टर्स, जो कि इंटरनल मेडिसिन्स के हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हैं किसी उस चीज़ के। स्पेशलिस्ट हैं या तो या किसी ने मुझे बताया था कि इफ़ यू विल एग्ज़ैजरेट तो वो डेफ़िनेटली आपको रेफ़र करेंगे। So I was trying to do the same because I really wanted to see actual specialist for one cause. Or when I was exaggerating, she got the point. She Yeah, said, you were "Yeah, exaggerating too much. I yeah," know. and I was like, and she was like, "Okay, so you want me to just refer you?" Because I thought यहाँ पे जो मेरा perception था, सबने बताया था रेफर तो करते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से करते हैं। आपको 5-6 अपॉइंटमेंट्स आपको जीपी ही देगा, बार-बार आपसे सुनेगा आपकी बात, आपको वो करेगा, लेकिन आपको रेफर बहुत मुश्किल से करेगा। तो मेरे माइंड में वही चीज़ थी। बट व्हेन आई वाज़ डूइंग दैट शी सेड, "ओके, सो यू वांट मी टू जस्ट रेफर इट टू दैट डॉक्टर, टू द स्पेशलिस्ट, टू द हॉस्पिटल?" आई वाज़ लाइक, "या." सो So then she said, you can just say that. you Remember? can just say that. Yeah, If you she wanted, you can just say that. exactly. Because that was another perception that I got. That's why I was trying to follow the long route, but no. Another thing was we have very good Dutchy neighbors. और उन्होंने खुद काफ़ी दफ़ा हमें ऑफ़र किया है कि जब दे आर ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर बेबी सिटिंग, बट व्हेन दे वोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट, और उन्होंने पहले Yeah, ही क्लियर कर exactly. दिया। हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ में यही होता है, नहीं, नहीं कुछ भी होगा डेफ़िनेटली आप अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ सकते हैं, हम देख लेंगे। और जब एक्चुअली मेबी टाइम आएगा या कुछ आएगा और हम वी विल ट्राई टू मेबी कॉम्प्रोमाइज़, अगर वो हमें बहुत अज़ीज़ हैं या वी रियली वांट टू हेल्प देम, या वी विल ट्राई टू एक्सक्यूज़ अगर उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन आई, तो फिर वहाँ पे बात थोड़ी ख़राब होगी। एज़ शान वाज़ गिविंग एन एग्ज़ाम्पल कि नहीं पाकिस्तान में चीज़ें डिफरेंट हैं। बट यहाँ दे कैन क्लियरली से कि वी रियली वांट टू डू इट, बट वी हैव एन अपॉइंटमेंट, Yeah. या पहले ही वो क्लियर कर देंगे कि वी विल ऑलवेज़ बी देयर टू हेल्प यू आउट unless we will have something else in our agenda at that time. So Yeah. this kind of directness. Yeah. एग्जैक्टली और आई थिंक ये मसल मेमोरी आपकी ना 1-2 साल बाद 3 साल बाद आपको मिलेगी, क्योंकि पहली दफ़ा जब आपको आप ये सुनेंगे तो आपको बहुत वियर्ड लगेगा कि ओके इतना मतलब ये ब्लंटी इसने बोल दिया, मुंह पे ही बोल दिया भाई आपने ये चीज़। बट देन बाद में आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि दे डोंट बीट अराउंड द बुश, राइट। अगर आपको कोई मसला है या उनको कोई मसला है आपसे तो वो आपको उसी वक्त बताएंगे ताकि आप भी क्लियर हैं कि वो अगर एक चीज़ या एक बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वो क्यों शो कर रहे हैं। एंड आई थिंक Yeah, we ये have चीज़ Zishan, पाकिस्तानियों there's को भी one बहुत ज़्यादा thing. करनी चाहिए। लेट्स Yeah. नॉट शुगर कोट थिंग्स एंड बी क्लियर। I was talking about the neighbor story when she mentioned कि dinner पे कोई आया, और नहीं, dinner के time a friend of hers visited her and she was not Dutchy. तो her mother directly said कि ये dinner का time है अभी, and something like, या वो नेबर they गई थी किसी की तरफ और उस फ्रेंड ने उनको इनवाइट किया हुआ था कि आप मेरे पास आ जाना, तो वो गई। तो उसने कहा कि हमारा तो डिनर का टाइम है, यू हैव टू वेट आउटसाइड। तो वो 15 मिनट उसने वेट किया, देन शी वाज लाइक ओके नाउ यू कैन कम। और इस तरह की है देन स्टोरीज हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग लगती हैं, या बट या वंस यू आर हियर यू आर यूज्ड टू ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। एग्जैक्ट। और आई थिंक इसीलिए एक अपॉइंटमेंट कल्चर, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, अपॉइंटमेंट कल्चर इस लिहाज से बहुत अच्छा होता है। आप जिसको भी आपने मिलना है आप बेसिकली उनसे अपॉइंटमेंट बनाते हैं, देन यू आर देयर, वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आप मिलते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, देन यू कैन कम बैक टू योर होम। ना उनके लिए सरप्राइज़ है ना आपके लिए एक अजीब सी सिचुएशन है कि और अब ये हम आ इस्लाम में गए भी हैं। चीज़ है जो कि हम इतना फॉलो नहीं करते, बट ये लोग करते हैं। या और आई थिंक ये जो चीज़ें हैं, मतलब इनका जो शुगर कोड ना करने वाला चीज़ है, ये आई थिंक इनके डच लैंग्वेज की तरफ से आता है। क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी सोशल लाइफ, सोशल नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये आपको फोर्स नहीं करते।
डच लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, तो ये लेट्स से अगर आप इनसे बात करते हैं तो दे ऑल ऑटोमेटिकली स्विच टू इंग्लिश। अगर आप किसी स्टोर में जाएंगे, आप किसी ऑफिस में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं पे भी आप जाएंगे, तो आपके साथ ये इंग्लिश में ज़रूर बात करेंगे। आप मतलब उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें 5 साल हो गए, हमें आज तक कभी ये चैलेंज नहीं आया कि हमने जो बात इनके साथ करनी थी वो उनको समझ नहीं आ रही या उनकी बात हमें समझ नहीं आ रही। तो दैट इज़ अ वेरी Yeah. गुड थिंग। Yeah, I would like to repeat it. हमें कभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़बान की वजह से कम्युनिकेशन गैप आया हो। आई वुड लाइक टू मेंशन कि कभी ऐसा होता है कि मैं जीपी को कॉल करती हूँ और उसकी असिस्टेंट को इंग्लिश नहीं आती। वो हालांकि इन सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, इनका एक्सेंट भी बहुत अच्छा होता है, बट ये पहले मेंशन करते हैं कि सॉरी बट माय इंग्लिश इज़ इन दैट गुड, सो बट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आंसर यू। और वो फिर ये हमसे रिक्वेस्ट कर देते हैं जिनकी वाकई में इंग्लिश इतनी उस लेवल की नहीं होती, तो वो ये हमें ये बोल देते हैं, कैन यू स्पीक स्लोली, कैन या यू यूज़ इजी वर्ड्स, लाइक वो या इतना भी मुझे डिकोड करके बोलती हैं कि कैन यू यूज़ इजी वर्ड्स, ताकि मैं आपकी कंप्लेन उस हिसाब से लिख सकूँ सही से। तो दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू, और वो पूछते हैं डू यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ द डच, एंड व्हेन वी से नो या वेरी लिटिल, देन दे से ओके, दैट्स ओके। वो इस फिर खुद तरह ट्रांसलेटर दे आर, निकाल लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, आपको समझाते या हैं, दे आपको ट्रांसलेट बताते इट फॉर हैं यू ऑफ एग्जैक्टली कोर्स। exactly। उससे ये होता है कि अक्सर ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि हम कोई बात कर रहे हैं, आपको कोई बात समझ आ रही है, लेकिन फिर भी अक्सर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने कोई बात कही थी, स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल डच टाइम इट्स अ वेरी वियर्ड वे टू कम्युनिकेट टाइम। या बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? टीन फोर हाल्फ थ्री लाइक, सॉरी फॉर द रीडर्स बट इट्स मोर लाइक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब आप बता रहे हो हाफ थ्री मतलब ढाई से 10 मिनट पहले, लाइक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे टू कम्युनिकेट टाइम, पर इट्स मेस्ड अप। और अक्सर हमारी अपॉइंटमेंट्स की गलतियाँ यही हो जाती हैं कि उन्होंने हमें बोला होता है 2:10, हमें लगता है 2:10, तो हम उनको हमेशा अक्सर कहते हैं नहीं, कि जैसे एक दफ़ा हुआ था। यस, हो जाता है, तो हम उनको कहते यस। हैं कि हमें आप ईमेल पे ही कम्युनिकेट करें ताकि रिटर्न में आए, हम उसको देख के अपने एजेंडा में मार्क कर लें। बट स्टिल आई थिंक जो सबसे अच्छी आपको फीलिंग आती है वो तब आती है जब आप पहला अपना डच सेंटेंस समझते हैं, आपको समझ आती है कि ओ अच्छा इन्होंने तो ये बात की थी। आई थिंक जब हम घर लेने की अपॉइंटमेंट पे गए थे तो उस वक्त उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के जो नोटरी वाले स्टाफ हैं वो डच में ही करेंगे, तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ता है। तो उसमें भी उन्होंने बात की तो थोड़ा बहुत समझ आ रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, थोड़ी बहुत मतलब, क्योंकि वो जिस तरह आपने भी कहा कि वो फिर स्लोली बोलना शुरू कर देते हैं। वो फिर ये नहीं करते कि अच्छा इनको नहीं आती टच तो अब इनको और तेज़ी तेज़ी से बोलो, इनको और कंफ्यूज करो। वो आपकी हेल्प करते हैं कि अच्छा अब हमने ये जुमला बोला, अब हमने ये बात की, अब हमने वो बात की। और फ़नी चीज़ ये है कि हमारे नेबर ने हमें बताया था कि डच के भी बहुत से डायलेक्ट्स हैं, कुछ या इजी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हैं। और इनफैक्ट ये कहते हैं कि नॉर्थ पार्ट जो है नेदरलैंड्स का, उसका एक्सेंट और साउथ पार्ट का एक्सेंट बहुत डिफरेंट है। साउथ पार्ट का एक्सेंट हमारा नेबर ही कहता है कि बहुत इजी है, उसमें जो डच खे है, खे जो जी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है उसको डच में खे कहते हैं, जिस तरह हमारा उर्दू में जीम चे हे खे वाला खे है, उस तरह से। तो वो जो खे की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरे कम्युनिकेशन के अंदर। आप अगर कोई डच जुमला अगर आप सुने या दो डच लोगों को बात करते हुए सुने तो अक्सर आप मीम भी देखेंगे ऑनलाइन कि वैसे जैसे एक दूसरे पे थूक फेंक रहे हैं कि इतना खे बोलेंगे ये। तो बट इनके इनको आपस में भी एक दूसरे की अक्सर बातें समझ नहीं आती। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि जो नेटिव डच भी हैं वो भी C1 तक ही जाते हैं। C2 लेवल जो मतलब इनका हाईएस्ट है यूरोपियन लेवल के अकॉर्डिंग, उस तक ये लोग नहीं जा सकते क्योंकि डच लैंग्वेज इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट आई थिंक मे बी इकरा यू कैन टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट लर्निंग डच, क्यों सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी या चाहिए, एंड व्हाट्स द होल पॉइंट। क्योंकि देखें इंग्लिश में तो हर कोई बात कर रहा है तो व्हाई शुड वी इवन केयर। and also you have seen a lot of memes related कि अगर even if you want to speak in Dutch, they fall back to English. And Germany में friends बताते हैं कि we learned it because they were very hesitant to speak in English. तो हमें एक force लगी कि we really have to do it. यहाँ पे have to वाला element नहीं है, तो it's a good thing as well.
बट आपको वो माहौल नहीं मिलता, जिसकी वजह से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वी बोथ आर फ्रॉम आईटी, और आईटी की जॉब के अंदर हमें लैंग्वेज का कभी भी कोई बैरियर नहीं आया। सो वी डिडंट नीड टू लर्न इट फॉर आवर वर्क। लेकिन if you have to work in marketing, sales, finance, wherever you have to contact with people, locals के साथ भी, तो वहाँ पे लैंग्वेज की बहुत बड़ा ब्लॉकर है, वहाँ पे आपको सीखना ही सीखना है। द फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, उनको B2 लेवल तक विद एडवांस डच करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आती है उनकी जॉब के अंदर। और लोकल्स उनको वहाँ पे थोड़ा-सा रेसिज़्म भी फिर आता है डेफ़िनेटली। अगर एक मरीज़ है, वो अपनी बात नहीं समझा पा रहा, या फार्मेसी पे है, वो अपनी बात नहीं समझा पा रहा, तो या सो इट वेरीज़ फ्रॉम फील्ड टू फील्ड एज़ वेल इफ यू आर कमिंग हियर फॉर स्टडी और वर्क। तो यू रियली नीड टू कॉन्टैक्ट दोज़ स्कूल्स जो कि प्रॉपर कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और यू नीड टू नो कि आपका लेवल क्या है, जिसकी बेसिस के ऊपर यू नीड टू मेक योर एजेंडा। हमारे केस में कोई डेडलाइन नहीं थी कि इस टाइम तक हमने करना है, अनलेस डेफिनेटली वी न्यू कि हमें नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो उस टाइम तक वी वुड हैव टू हैव A2 लेवल। उस टाइम पर A2 था, एंड नाउ इट इज़ B1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ज़ीशान। येस एंड नो, फॉर सम केसेस इट इज़ B1, लेकिन मेजॉरिटी के लिए अभी भी A2 ही है। अगर आपने PR भी लेनी है, अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है या आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपको A2 ही करना पड़ेगा। वो बट बट देयर वाज़ अ डेट, अगर आप उसके बाद आए हैं, तो आपको B1 ही करना है। या उन्होंने कहा था, बट वो हर ग्रुप के लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो कुछ ग्रुप्स के लिए अप्लीकेबल है। ओके, या लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर राइट। आप हाईली स्किल्ड सो माइग्रेंट पे आते हैं और आपके पार्टनर या आपका पार्टनर हाईली स्किल्ड माइग्रेंट के वीज़ा के ऊपर है, तो फिर आपको A2 ही करना है। बट लेट्स से अगर आपका पार्टनर आपसे पहले आया और वो डच बन गया है या बन गई है, तो अब आपको B1 करना पड़ेगा। तो इट्स अ डिफरेंट रूल, हर एक के लिए डिफरेंट अप्लीकेबल है। आई थिंक वो आपको जब आप अप्लाई करते हैं, आप अपने इस प्रोसेस को इन बुरखरिंग कहते हैं, इंटीग्रेशन। जब आप इन बुरखरिन अपना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो आपको बता देते हैं कि आप पे कौन सा लेवल अप्लीकेबल है और आपने किस लेवल के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम्स देने हैं। yeah, I would like to do a dedicated episode about that, या जिसमें हम रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें शेयर करेंगे, और एट मैंने लीस्ट भी फॉर रिसेंटली एवरीवन अपनी वेबसाइट के डेफिनेटली। ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें मैंने या डच लैंग्वेज फॉर फ्री सीखी थी अप टू A2 लेवल। तो वो भी मैं लिंक करूँगा, आप उसको भी देख सकते हो। उसमें मैंने सारे फ्री रिसोर्सेज, जिस तरह डुओलिंगो है या यहाँ की लोकल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बट या आई थिंक लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट एक और जो चीज़ बहुत बोली जाती है, कि यहाँ पे आपको कोई भी अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिलता, मतलब आप किसी के घर नहीं जा सकते। तो आई थिंक पर्सनली मे बी आई कैन स्टार्ट फर्स्ट। आई थिंक मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है इन एसेंस कि आप जब किसी से मिलने जाते हो, तो आप, क्योंकि यहाँ पे लेट से मतलब घर इस तरह के हैं कि एक फैमिली है, सिंगल फैमिली, अगर आपने बच्चे को कहीं पे लेके जाना, तो आपका पीछे से घर खाली है। लेट से कोई आपके घर पे आ जाता है, तो आप फ़ौरन से तो वापस नहीं आ सकते। तो लेकिन अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है, किसी ने आपको बताया हुआ था कि मैं फ्राइडे को या सैटरडे को या थर्सडे को इतने बजे आऊँगा आपके पास, आपसे टाइम उसने कमिट किया हुआ है, तो फिर आप घर पे होंगे। उनके लिए भी इजी है कि वो घर पे आएंगे, आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है वो किस वजह से आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, कॉफ़ी पे आ रहे हैं, खाने पे आ रहे हैं। तो आई थिंक वो अच्छा है। और यही अपॉइंटमेंट कल्चर इनकी हर चीज़ के अंदर। अगर हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो आप अपॉइंटमेंट बनाते हैं उनके साथ। कभी कभी वो आपको अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद की, 3 दिन बाद की भी देते हैं, बट एटलीस्ट यू नो कि जब भी आप उस अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, तो वो आपको ही मतलब देखेंगे, आपको टाइम देंगे, और आप जल्दी फ्री हो या जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट जो है वो 6-6 महीने पहले बुकड हुई होती हैं। यस। साल में 2 रेगुलर चेकअप होते हैं, तो वो दोनों चेकअप पूरे साल की ऑलरेडी पहले डेट्स बुक होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ के अगर किसी के पास कोई पार्सल भी आया, फॉर एग्जांपल अगर हमारा नेबर घर पे नहीं है और उसका पार्सल हमारे घर पे ड्रॉप कर दिया है, तो वो लोग
पहले पूछेंगे कि कल हम इस टाइम आकर आपसे अपना पार्सल ले लेंगे, आफ्टर डिनर आई विल पिक, वुड यू बी कंफर्टेबल विद दैट? सो मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, आप जस्ट आके डोर बेल रिंग कर सकते हो और आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हम अवेलेबल हैं या नहीं। बट नो, दे डोंट डू दैट। वो एक दिन पहले मैसेज करते हैं या सुबह मैसेज करेंगे, कुछ टाइम पहले मैसेज करेंगे कि हमारा पार्सल आपके पास आया है, क्या हम आके उसको पिक कर सकते हैं? तो शुरू में ये चीज़ें बहुत स्ट्रेंज लगती हैं कि वाओ! इतनी ज़्यादा या प्लानिंग एंड एवरीथिंग, बट या इट हैपेंस। अपॉइंटमेंट हमारी एक नेबर ने हमें एक दफ़ा सी ऑफ करने आना, सी ऑफ इन अ वे कि हम पाकिस्तान जा रहे थे एंड शी न्यू कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसने अपने कैलेंडर में डाला था कि मैंने एक दिन पहले आकर इन लोगों को गुड बाय करना है फॉर दैट ब्रेक। सो या इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने पूरी प्लान की हुई होती हैं, अपने कैलेंडर्स में डाली हुई होती हैं। साल-साल के इनके कैलेंडर्स पूरे पहले से प्री प्लान्ड होते हैं विद ऑल द अपॉइंटमेंट्स एंड स्टफ। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। या और आई थिंक अब हम लोगों ने भी वही काम शुरू कर दिया। हम अपने गूगल कैलेंडर में ऑलमोस्ट हर स्टेप जो है वो ऐड कर देते हैं। लेट से अगर किसी ने प्लम्बर ने घर पे आना कोई चीज़ करने, या आपने कहीं पे जाना है, किसी के घर कॉफ़ी पे किसी ने आपको बुलाया है, या आपका कोई प्लान है, लेट से आपने गार्डनिंग भी क्लीन करनी, तो आप कम से कम अपने कैलेंडर में डाल देते हैं, ताकि अगर या आप किसी से बात करें तो आपको पता हो कि मेरे एजेंडा में क्या चीज़ है, मैं किस वक्त फ्री हूँ, किस वक्त फ्री नहीं हूँ। और वो बहुत अच्छा रहता है कि आप भी अवेलेबल हैं जब चाहिए, और दूसरा भी जो है वो अवेलेबल है इसी के लिए। और आई थिंक इसकी वजह से, अपॉइंटमेंट की वजह से, आप हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। लेट्स से अगर आपको किसी ने टाइम दिया है 4 बजे का, तो आपको कैलेंडर में नज़र आ रहा है, अपने फ़ोन पे आपको रिमाइंडर आ जाता है कि 20 मिनट रह गए हैं। आपने अगर गाड़ी पे जाना तो 20 मिनट में आप पहुँचेंगे, अगर आपने बस पे जाना तो 1 घंटा पहले निकलें, तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा और आप उसके मुताबिक फिर उस वक्त टाइम पे पहुंचेंगे। तो आप अगले के टाइम का भी रिगार्ड कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने उनको 4 बजे का टाइम दिया और वहाँ पे आप शाम को 8 बजे पहुंच रहे हैं, 7 बजे पहुंच रहे हैं। तो या दैट इज़ वेरी आपने गुड एज़ वेल। या आपने डे केयर बच्चों के लिए जाना है, व्यूइंग करनी है, आपने पहले से लेके अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने स्कूल को विज़िट करना है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। लाइक हर जगह दिस इज़ अ सिस्टम। जब हमारे पेरेंट्स आते हैं उनको थोड़ा-सा ये लगता है कि अच्छा हर जगह अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ता है, यू जस्ट कांट गो एंड चेक द अवेलेबिलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो या दैट वाज़ हमारे अ साथ एक थिंग। दफ़ा ऐसा हुआ था, याद है? कोविड कोविड के दिनों में बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब इन्होंने बंद कर दिए। तो फिर उसके बाद कर्फ्यू लग गया। तो तकरीबन 6 महीने के बाद हम एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट गए, और बारिश थी। हम लोग साइकिल करके रेस्टोरेंट पे पहुँचे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमें, क्योंकि हॉलैंड में उस पूरे टाइम में 4-5 महीने का टाइम था, उसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ बंद था। तो फर्स्ट डे था। तो जब हम पहुँचे तो हमने उनसे मतलब बोला कि मतलब टेबल फॉर टू। उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे उन्होंने तो कहा रिज़र्वेशन है या रिजर्वेशन है, या आपने इसको बुक किया हुआ था। हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई पॉसिबल नहीं है। मैंने उनको बोला कि चले आप हमें बाहर बैठा दें, हम बाहर पे। उन्होंने कहा बाहर भी पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतने वेटर्स नहीं हैं, हमारे वेटर्स भी बुकड हैं, किस किस को वो सर्व करेंगे। तो फिर मैंने कहा मैं टेक अवे कर लेता हूँ। उनका टेक अवे भी नहीं है, हमारे पास शेफ़ भी उतने रिजर्व्ड हैं जितने हमारे पास पीक एक उसकी आनी थी, उसके मुताबिक हमने सब कुछ अरेंज किया हुआ है। तो उसके मतलब बाद से अब हम कंसिडरेशन नहीं है। या एग्जैक्ट, तो उसके बाद से हमने हर दफ़ा यही किया कि हम हर दफ़ा रिज़र्वेशन करवा के जाते हैं, ताकि उनको पता हो कि 4, 6, 8 लोग या 2 लोग भी आ रहे हैं तो वो रेडी हों। और अगर वो नहीं आपको ले सकते, या फॉर एग्जांपल बिज़ी होंगे, तो वो आपको पहले ही बता दें कि सॉरी हम आपको नहीं ले सकेंगे। जैसे आपने बताया कि ये लोग 6-6 महीने, साल-साल पहले की प्लानिंग कर चुके होते हैं। अगर इन्होंने लेट्स से अभी फ़रवरी है, तो जो इन्होंने समर वेकेशन में जहाँ छुट्टियों पे इन्होंने जाना है, इन्होंने अभी से बुकिंग करवा ली हुई है, इन्होंने रिजर्वेशंस करवा लिए हुए हैं, और ये बस वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आए और हम उस वक्त फ्लाई करेंगे ये। तो इन अ वे ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप पहले जब जितना पहले आप प्लानिंग करते हैं उतना वो आपको चीपर भी पड़ता है, आपके लिए महंगा भी नहीं होता उतना। या आई थिंक इसके अलावा साइकिलिंग कल्चर है इनका। साइकिल तो ये बहुत चलाते हैं। आई थिंक यहाँ पे एक एक स्टडी थी जिसके मुताबिक था कि नेदरलैंड्स में लोगों से ज़्यादा साइकिल है। और दैट्स ट्रू, हमारे घर में 3 साइकिल खड़े हुए हैं। तो साइकिलिंग, बेसिकली साइकिलिंग करने का इनका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिलिंग के लिहाज से ही बना हुआ है। हर सड़क के साथ आपको एक साइकिल की रोड ज़रूर मिलेगी। और साइकिलिंग, क्योंकि हॉलैंड इतना बड़ा भी नहीं है, इट्स क्वाइट अ स्मॉल, लाइक एक बड़े शहर के जितना ही है।
लेकिन हर शहर एक दूसरे शहर के साथ कनेक्टेड है, और जो सड़क उनकी मेन जा रही है उसके साथ एक साइकिल का पाथ ज़रूर बना हुआ होगा। साइकिल का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइकिल की रिसोर्सेज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको साइकिल पे इमरजेंसी बनती है, आपकी साइकिल टूट जाती है, चेन टूटती है या पंक्चर लगता है, तो उसके लिए भी आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी सर्विस, जिसमें वो आपको सपोर्ट देते हैं। फिर माउंटेन बाइक के लिए इन्होंने ट्रैक डिफरेंट बनाए हुए हैं, सिटी बाइक्स के लिए इन्होंने ट्रैक्स डिफरेंट बनाए हुए हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि नेदरलैंड्स चूँकि फ्लैट कंट्री है तो साइकिलिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है। बट स्टिल इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेन स्टेशन तक वो ट्रेन स्टेशन तक वो साइकिल पे चले जाते हैं, वहाँ पे लॉक की, वहाँ से आगे ट्रेन का कार्ड बस अपने बिजनेस से जो भी इनका कंपनी है वो स्पॉन्सर करती है, वो उससे ट्रेन में बैठ के ऑफिस तक गए, ऑफिस से वापस आए, तो फिर ट्रेन स्टेशन से साइकिल पे घर वापस आ गए। तो इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। आप मतलब आपकी डेली एक्सरसाइज भी हो जाती है, और आपको इतना वो जिस तरह होता है ना, आपको रश में भी नहीं फंसना पड़ता। तो उस तरह से इट्स गुड। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, shocking. Sometimes shocking as well. Like आपने देखा होगा कि स्नो हो रही है, या बहुत हैवी रेन है, और डची जो है एक हाथ में अम्ब्रेला इफ नीडेड, और एक हाथ से साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, और उनकी ड्रेसिंग बस प्रॉपर है, दे आर वेरी गुड इन ड्रेसिंग, आई वुड डेफिनेटली से दैट। दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग साइकिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, जब मैंने देखा कि न्यू बॉर्न बेबी जो है, लाइक द बेबी वाज अराउंड 1 or 2 months एंड ही वाज इन द कैरियर, और जो वो चला रही थी साइकिल, और एक हाथ से उसने बेबी को भी थोड़ा सपोर्ट दिया हुआ था, और एक हाथ से साइकिल चला रही थी एम्स्टरडेम सिटी सेंटर। और या वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये लोग कितने कंफर्टेबल हैं। और जिस तरह जब स्नो होती है या हैवी रेन होती है तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, बट या दे डोंट गिव अप, दे नो। और सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी चोरी होती हैं वो ट्रैक कर ली जाती हैं, बट साइकिल्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैं कि दिस इज़ लाइक ऑफिशियली फनी फैक्ट कि साइकिल से लोग ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि साइकिल्स हैं ही इतनी। और चोरी वाली साइकिल्स का एक काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ पर है कि चोरी की भी साइकिल्स दोबारा रीसेल होती हैं एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे कांट वैलिडेट कि अच्छा ये किससे बिलोंग करती है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक साइकिल्स के साथ फिर दूसरे बहुत ज़्यादा सिस्टम्स इस तरह से अटैच हो गए हैं, बट जनरली स्पीकिंग कि इट वाज अ फनी इफेक्ट एज वेल कि साइकिल जब चोरी होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द लॉस्ट बाईसाइकिल इन नेदरलैंड्स। या एग्जैक्टली। एंड आई थिंक मैंने साइकिलिंग की भी एक वीडियो बनाई है, आई विल लिंक टू दैट एज वेल, डू चेक इट आउट। बट अदरवाइज साइकिलिंग यहाँ पे मेरी एक कॉलीग थी, वो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की शौकीन थी। हमने जो साइकिल ली हैं वो तकरीबन 150-200 यूरो की हैं, 300 यूरो की हैं, लेकिन जो उनके पास साइकिल थे वो 2-2,500 यूरो के साइकिल हैं। एंड आई नो बहुत से ऐसे साइकिल हैं जो कि 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार यूरो के भी हैं। सो इट डिपेंड्स कि अगर आपको साइकिलिंग का शौक है। आई नो एक्चुअली देयर इज़ अनदर पाकिस्तानी जो जर्मनी में है, और वो पाकिस्तान गए थे ऑन अ साइकिल। एक तो अबरार हैं जो बाइक पे गए थे, लेकिन ये एक और हैं जो साइकिल पे गए थे। मैं उनको भी आजकल फॉलो कर रहा था, एंड दैट्स वेरी इंप्रेसिव एक्चुअली। हैट्स ऑफ। बाइक पे जाना, गाड़ी पे जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट साइकिल पे जाना, आई मीन दैट्स समथिंग। या बट देन अगेन वट एवर यू लाइक, राइट। मतलब ये तो सोच के मेरी टांगों को कुछ हो रहा है। एंड या आई थिंक इसी के साथ ही जब आप दूसरों के साथ मतलब मिलते जुलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक जब आप यहाँ आते हैं तो जितना ही आप पे डच रंग चढ़ रहा होता है, आप उतना ही अपना रंग इनको दे रहे होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ यही आपको अपने रंग में रंगते हैं, आप भी अगर चाहें तो आप इनको अपने रंग में रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन शेयर कि यहाँ पे जब भी आपको कॉफ़ी पे बुलाते हैं ना, तो ये आपको सिर्फ कॉफ़ी देते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे। हमने ऐसे एक्सपीरियंस किया कि जब हमें फ़र्स्ट टाइम हमारे नेबर्स ने इनवाइट किया, उन्होंने हमें कॉफ़ी पे इनवाइट किया, हम गए। अब उन्होंने हमें कॉफ़ी दी और कुछ ऑलिव्स दिए उन्होंने हमें। दैट वाज इट, कि हम आप मतलब खाना नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉफ़ी पे बुलाया है, एंड दैट्स इट। फिर जब हमने उनको बुलाया तो हमने उनको पाकिस्तानी स्टाइल में दावत दी। हमने उनको कहा कि हम आपको बेसिकली यहाँ पे डच कल्चर में क्या होता है कि आपको एक प्लेट बन के आती है। लेट्स से 8 लोग बैठे हैं तो 8 प्लेटें बन के आएंगी, सेम स्ट्रक्चर की, सेम उस पर सारी फूड होगी, और हर एक को वो एक एक प्लेट ही मिलेगी।
Yeah. यू कैन नॉट आस्क फॉर, आई मीन यू कैन आस्क फॉर मोर, दे देंगे, ऐसा नहीं कि कोई मतलब उसको बुरा फील करेगा, बट द प्लान इज़ कि आपको वही एक प्लेट सर्विंग मिलेगी। बनकर आती है, या। एग्जैक्टली exactly. लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में हमारा क्या होता है कि एक देचकी में मतलब बिरयानी बनी है या कुछ है, वो ट्रे में आएगी, हर कोई अपनी प्लेट खुद से बनाएगा, खुद से भरेगा, रायता कितना डालना है, सलाद कितना डालना है, सालन को साथ में से लेना है नहीं लेना। तो फिर जब वो हमारे पास आए तो हमने उनको कहा कि अब हम आपको पाकिस्तानी स्टाइल से ट्रीट करेंगे, बट आपको जहाँ पे लगे कि ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या यूर नॉट कंफर्टेबल, आप हमें बता दें। तो हमने भी उनके लिए इस तरह बिरयानी बनाई, थोड़ा हमने बाकी चीज़ें सलाद रायता वगैरह सब कुछ जो रखा, हमने उनको वो उस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया, उनको वो बहुत अच्छा लगा कि ये एक डिफरेंट कल्चर है, एक डिफरेंट तरीका है किसी को सर्व करने का। या तो तो फिर नेक्स्ट उन्होंने हमें टाइम दोबारा व्हेन दे बुलाया। इनवाइटेड, या सो उन्होंने फिर अपना उस तरह से फूड बनाया, एंड उन्होंने उसी स्टाइल में रखा। तो ये चीज़ आई थिंक यू वर मेंशनिंग ज़िशान, कि अपने रंग में भी हम उनको हल्का हल्का डाल सकते हैं, लाइक दे कैन गेट अवेयर ऑफ आवर कल्चर एज वेल। क्योंकि जब हम उनके पास गए थे, उन्होंने 2 डिशेस बनाई थी और उन्होंने उसी तरह से रखी थी, एंड हाउ मच वी वांटेड, वी टुक इट। तो एग्जैक्टली इस तरह एग्जैक्टली। से वी कैन शेयर। तो इसी तरह से इन आई द थिंक सेम वे जब, आप हाइब्रिड अपना बनते हैं ना, कि मतलब आप कुछ इनसे सीख रहे हैं और कुछ आप इनको या सिखा रहे हैं। इन्होंने तो कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी, या मे बी अगर की भी होगी तो इनको पसंद नहीं आई, या मे बी इनके फैमिली में ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आप इनको भी वो चीज़ें बता सकते हैं, आप इनको वो सिखा सकते हैं कि इस तरह से भी है। but do, आप yeah, but do the first check, because ऐसा हो सकता है कि I heard from a family कि उनके जो नेबर्स हैं, they don't like कि आप उनको कुछ अपना फूड एक्सचेंज करें, या आप अपना फूड उनके पास लेकर जाएं, बिकॉज वो कहते हैं कि हमको इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता कि आप लोग क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, हमें डिफरेंट एलर्जीज हो सकती हैं, तो फिर वी वोंट बी एबल टू नो कि आपके फूड की वजह से हुआ है या किसी और चीज़ की वजह से हुआ है। दे हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बट हमारे साथ ऐसा नहीं था। इन अवर केस वी जस्ट आस्क देम कि भाई ये चीज़ बनाई है, इसमें ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड देन आई रिमेंबर वो हमसे चिकन टिक्का का मसाला भी लेकर गए थे कि या दे वांटेड टू ट्राई या दैट देमसेल्फ एज वेल। और इन द सेम वे ऐसा हो सकता है कि उनका स्पाइस लेवल डिफरेंट हो, तो पहले या आप उनसे पूछ लें कि व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, इफ़ यू रियली वांट टू शेयर योर फूड विद देम और फूड एक्सपीरियंस विद देम। या लाइक फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर जब इन्होंने हमसे पूछा था, इसी के बाद जब हमने उनको खाने पे बुलाया और वो वापस गए, फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या नहीं खाते, तो हमने उनको बताया था कि हम पोर्क बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर आप चिकन, अगर आप मीट की तरफ जाएं, हलाल का बताया था, और हमने बताया था कि हम अल्कोहल बिल्कुल भी फूड में नहीं लेते। तो मतलब जिस तरह आप नॉर्मल डाइटरी एलर्जीज़ का बताते हैं कि हमें नट्स से एलर्जी है, सोया से एलर्जी है, फ़िश से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो आप उस तरह से आप इनको बताएं, एंड दे डू रिस्पेक्ट इट कि ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं खाते तो दैट्स फाइन। एंड ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ द डे दे कैन मेक पोटैटो फ्राइज़ और ऑलिव्स और समथिंग विद कुकम्बर एट्सट्रा। इनकी भी कुजीन इस तरह की है कि कुछ ना कुछ आपको मिल ही सकता है। बट देन अगेन वही बात जिस तरह हमने शुरू में बात की, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि हम ये चीज़ नहीं खाते, तो अगर आपने ये बनानी है यू कैन इन्जॉय इट, हम नहीं खाएंगे। तो और वो अगर आप एक डायरेक्टनेस के साथ इनसे बात करेंगे तो दे वुड अप्रिशिएट इट, बजाय इसके कि तो दे वुड अप्रिशिएट इट बजाय इसके कि आप उसको छुपा के रखें और वो बना के भी ले आएँ, अपना पैसा भी खर्च करें, टाइम भी इन्वेस्ट करें, और फिर आप खाएं नहीं, तो दे वुड फील अ बिट डिसरिस्पेक्टेड। या दैट्स ट्रू। Yeah, so I think that was about it for this episode. Honestly, I think इसमें more like बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें भी सीखनी पड़ेंगी, लाइक डच ह्यूमर, डच प्लानिंग, सोशल एक्टिविटीज़, बहुत सी, लाइक फॉर एग्जांपल किंग्स डे। पिछले 2 साल से हम भी किंग्स डे को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। लोकल सिटी हॉल जो है वो किस तरह से स्प्रिंग को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सी चीज़ों को ये सेलिब्रेट करते हैं इन एसेंस के लोग कनेक्ट हों, लोग साथ आएँ, मिलें। फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ मेरे के अंदर जो हमारा सिटी से टाउन हॉल है, वो जंपिंग कैसल्स अरेंज करवाता है ताकि बच्चे हैं वहाँ पे खेलें कूदें। इसी तरह सर्दियों के इस तरह के प्लान, बहुत सी चीज़ें जो कि हम खुद अभी सीख रहे हैं। तो दिस इज़ गोना बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। लेकिन आई थिंक जो चीज़ें हमने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी डच डायरेक्टनेस, और उसको अप्रिशिएट करना या उसको क्लैरिफाई करना,
दूसरी चीज़ इनका अपॉइंटमेंट कल्चर, और उससे आपका टाइम ही बचता है, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ज़ाया होता है, आपका टाइम बचता है। फिर इस तरह से चीज़ें कि डच सिर्फ आपको अपने रंग में नहीं रंगेंगे, आप भी इनको अपनी अच्छी चीज़ें अपने कल्चर की इनको बता सकते हैं। दे आर ऑलवेज़ वेलकमिंग, वेरी वेलकमिंग। अगर आपके भी कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं अपने कंट्री से या हॉलैंड से, तो प्लीज़ डू शेयर दोज विद अस। एंड Yeah. सिमिलरली इस एपिसोड के भी डिस्क्रिप्शन में आपको रिसोर्सेज कुछ मिलेंगी कि लेट्स से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद है, या आपको अच्छा लगता है कोई आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, या आपको अपॉइंटमेंट की बेसिस के ऊपर किसी के पास जाना सूटेबल लगता है, नहीं लगता, आपके लिए अपनी आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोग बेसिकली इसी चैलेंज में रहते हैं कि हमें पाकिस्तानी नहीं मिल रहे। इनफैक्ट इट्स अ जोक कि जो मेरे कुछ एक फ्रेंड है वो यही हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान से निकल के यहाँ आने का पॉइंट यही तो था ना कि पाकिस्तानियों से दूर होना है। तो अब यहाँ आके भी पाकिस्तानी ढूंढ रहे हो, पाकिस्तानी ढूंढ रहे हो, तो फिर वहीं वापस चले जाओ। तो इट्स मोर लाइक फाइंडिंग दैट हाइब्रिड नेचर कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। Yeah, finding the right balance, what is important for you and what you really want to leave. एग्जैक्टली। एंड देन अगेन, अगर आपको डच नहीं सीखनी, यू डोंट हैव टू लर्न इट, राइट। इंग्लिश में आपका काम हो जाएगा, स्पेशली अगर आप यहाँ पे टेम्परेरीली आ रहे हैं। लेकिन लाइक आई शेयर्ड, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो शुरू में तो 2-3 साल के लिए आए थे, लेकिन वो 2-3 साल में करते करते वो अब डच ही हो गए हैं। आई थिंक ये डच नेदरलैंड्स की हवा में कुछ ऐसा है कि ये आपको अपना बना लेता है। एंड विद दैट आई थिंक आई एम डन। डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? No. All right then. It's all good. We have covered pretty much all. Yeah, just do check the description because, as I have mentioned, I'll be linking some groups as well. And yeah. We'll see you in the next one.